नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर डेली करंट अफेयर की क्लास में, जहां पर सीधे सरल शब्दों में आपके लिए एमसीक्यूज मैं लेकर के आती हूं। तो देखिए, आज है 20 सितंबर और दिन शनिवार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आ जाइए, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। इसरो ने गगनयान हेतु विकसित किए गए AI आधारित अर्ध मानवाकृत रोबोट का नाम क्या है? राइट आंसर है यहाँ पर व्योम मित्र। व्योम मित्र से आशय है, व्योम माने आकाश और मित्र का आपको मतलब आकाश का मित्र, ठीक है। गगनयान मिशन, देखिए गगनयान मिशन AI आधारित, गगनयान मिशन AI आधारित, ठीक है, AI आधारित अर्ध मानवाकृत रोबोट है। या आपको ने देख ही लिया, अर्ध मानवाकृत रोबोट। अगर इसमें हम संचालन की बात करें, कौन कौन इसके गगनयान मिशन में कौन कौन संचालन में भाग ले रहा है, तो वो है इसरो के साथ DRDO, वायुसेना और नौसेना, ठीक है। नौसेना, इतने संगठनों के सहयोग से गगनयान मिशन लॉन्च किया जा रहा है ज्ञानवीरों। इसे लॉन्च किया जाएगा दिसंबर 2025, यानी कि इस साल के अंत तक इसे लॉन्च किया जाएगा। तो ये है, और इसका मेनली जो उद्देश्य है वो पर्यावरण से संबंधित सूक्ष्म अध्ययन करना, पर्यावरण से संबंधित सूक्ष्म अध्ययन करना, ठीक है। सूक्ष्म अध्ययन, ये हो गया। और एक फैक्ट और है इसमें, इसे जो ज्ञानवीरों भेजा जाएगा वो है 400 किलोमीटर की पृथ्वी के निम्न कक्षा में भेजना, ठीक है। 400 किलोमीटर पृथ्वी की निम्न कक्षा में भेजना, यानी कि निम्न कक्षा यानी कि LEO, लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा इसे। तो देखिए, इतने सारे यहाँ पर ये व्योम मित्र से संबंधित फैक्ट हैं, आप इसे ध्यान रखिए। आ जाइए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, इसरो SCL का 32 बिट विक्रम 3201 प्रोसेसर इसे लॉन्च किया गया। इसका विकास किसने किया है? तो देखिए, विकासकर्ता जो संस्था है ये है इसरो, और दूसरा SCL देखिए, और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया गया है। नाम इसका क्या है? इसका नाम है विक्रम 3201। यह भारत का पहला मेड इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। इसके जो लॉन्चिंग तिथि थी वो 2 सितंबर 2025। इसके साथ ही साथ देखिए, जो स्थल है वो नई दिल्ली में इसका अनावरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अनावरण किया गया, और साथ में ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो कि इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, वे भी साथ में इसमें शामिल थे। और जो देखिए प्रोग्राम था वो था सेमीकॉन इंडिया 2025। तो यहाँ पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में। तो आप इसको ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा ज्ञानवीरों। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। इसरो ने SSLV तकनीक HAL को हस्तांतरित किया, ठीक है, यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। SSLV मतलब छोटे उपग्रहों को बनाने के लिए HAL को, सीधे शब्दों में बताया जाए तो HAL को हस्तांतरित किया है। देखिए, समझौते की प्रकृति क्या है? सबसे पहली बात, अपना 100वें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर इसरो के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। HAL को ये हस्तांतरित किया गया। समझौते के तहत स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तकनीकी हस्तांतरित हुई है। HAL अब स्वतंत्र रूप से SLV का निर्माण कर सकेगा। यह समझौता देखिए, इसरो और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर और हाल की साझेदारी के HAL की साझेदारी से हुआ है। तो इतने सारे फैक्ट हैं इसमें। देखिए, जहां से क्वेश्चन आएगा वो सबसे ज़्यादा ये है कि किसके साथ ये समझौता हुआ है। इसरो ने HAL को अपनी प्रौद्योगिकी सौंपी है SSLV के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही चीज़ है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इतनी सारे फैक्ट्स इसलिए आपको बताए जाते हैं
ताकि आप आराम से चीज़ों को कोलरेट कर सकें। आपको लंबे समय तक अगर आगे पीछे की थोड़ी चीज़ें पता रहेगी तो आप लंबे समय तक चीज़ों को याद रख पाएंगे। और फिर देखिए बीच बीच में तो रिवीजन होता ही रहता है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने यात्री सेवा दिवस 2025 का शुभारंभ किस स्थान से किया है? राइट आंसर है हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद, यहाँ पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा बात कही गई है। यात्रियों को सर्वोपरि स्थान दिया जाएगा। ठीक है, यात्रियों को सर्वोपरि स्थान दिया जाएगा, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? तो राइट आंसर है मरियम फातिमा, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की हैं। ठीक है, मुजफ्फरपुर जिले की हैं। आ जाइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिसेवा शिक्षा कोर का गठन किस सम्मेलन के दौरान घोषित किया गया है? राइट आंसर है राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन 2025। देखिए इस सम्मेलन को जो आयोजन किया गया है वो आयोजन कलकत्ता में किया गया है। ठीक है, कलकत्ता में आयोजन किया गया। इसके साथ ही साथ देखिए ये पहली बार ईस्टर्न मुख्यालय में जो रक्षा से संबंधित मुख्यालय है वहाँ पर ये हुआ, तो ईस्टर्न मुख्यालय में पहली बार हुआ। और देखिए यहाँ पर तीनों ही जो राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन के जो ये त्रिसेवा शिक्षा कोर की बात की जा रही है, तो तीनों ही सेनाओं के जो शिक्षा कोर हैं उनको मिलाकर एक स्थान पर शिक्षा कोर का गठन किया गया है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ताकि मिलजुल कर, ताकि भविष्य में आपसी सहयोग से चीज़ों में आगे बढ़ सकें। ठीक है, आपसी सहयोग से काम किया जा सके, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। इसके अलावा देखिए एक स्थान पर शिक्षा कोर के अलावा यहाँ पर जो बात की गई है संयुक्त सैन्य स्टेशन की भी स्थापना की बात यहाँ पर की गई है। देखिए संयुक्त सैन्य स्टेशन की स्थापना की भी बात की गई है, और ये जो संयुक्त सैन्य स्टेशन होगा वो संख्या में 3 होगा। ठीक है, 3 संयुक्त सैन्य स्टेशन, तीन संयुक्त सैन्य स्टेशन की स्थापना की भी बात यहाँ पर की गई। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और देखिए इसमें क्या है, रक्षा मंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। आपको पता होना चाहिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, मर्सिडीज बेंज हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार टियर 2 शहरों में सबसे अधिक मिलेनियर रहने वाले शहर कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर है अहमदाबाद, सूरत और जयपुर। ठीक है, अहमदाबाद, सूरत, जयपुर टियर 2 शहरों की ये बात की जा रही है। अभी जो ये रिपोर्ट आई है ज्ञानवीरों, इसमें बताया गया है 8.71 ठीक है लाख करोड़पतियों की संख्या हो गई है। और इसके अलावा देखिए 2021 से अब तक टोटल 90% की वृद्धि देखी गई है। करोड़पतियों की संख्या में 90% की वृद्धि देखी गई है। अगर हम टियर 1 शहरों की बात करें, ये टियर 2 शहरों की बात आपको बताई जा रही है। अगर हम टियर वन शहरों की बात करें तो यहाँ पर पहले स्थान पर है मुंबई, इसको आर्थिक राजधानी के तरह से याद रखिए। दूसरे स्थान पर है दिल्ली और तीसरे स्थान पर है ज्ञानवीरों बेंगलोर। ठीक है, तीसरे स्थान पर बेंगलोर है, तो आपको ये याद रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन NIRF रैंकिंग 2025। चलिए थोड़ा सा रिवीजन भी जरूरी है। तो NIRF रैंकिंग के बारे में देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने 4 सितंबर 2025 को इस रैंकिंग को जारी किया। लगातार 7वें साल IIT मद्रास ने पहला स्थान प्राप्त किया। ठीक है, ओवरऑल कैटेगरी में अगर बात की जाए तो IIT मद्रास पहले पोजीशन पर है, तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरे स्थान पर भारतीय विज्ञान संस्थान और तीसरे स्थान पर IIT बॉम्बे। तो
यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर NIRF से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन से पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओवरऑल कैटेगरी की यहाँ पर बात हो गई। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं वो है प्रबंधन श्रेणी में, यानी कि प्रबंधन श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, तो ये हो गया आपका IIM अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद। अब हम कॉलेज की श्रेणी में देखते हैं। कॉलेज की श्रेणी की बात की जाए तो ये हो गया हिंदू कॉलेज, ठीक है, हिंदू कॉलेज यहाँ पर। और नेक्स्ट देखिए विश्वविद्यालय अगर श्रेणी की बात की जाए तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ठीक है। तो इसके अलावा NIRF रैंकिंग से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपने पढ़ाई पर और अपने पढ़ाई करने के तरीकों पर। तो यहाँ पर इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आप इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि अभी जारी किया गया था, तो उसके बारे में भारत की रैंकिंग के बारे में देखिए। भारत की रैंकिंग 2025 में भारत की रैंक 84वें स्थान से बढ़कर के 77वीं हो गई, ठीक है ना। 84 पोजीशन से 77 पर आ गई, यानी कि सुधार हुआ है। वीज़ा फ्री, वीज़ा ऑन अराइवल सुविधा, ठीक है। अब 59 देशों में भारत को पासपोर्ट धारकों को अब ये सुविधा मिल रही है। तो ये कंट्रीज भी आपको संख्या याद होनी चाहिए, 59 है, तो ये भी ध्यान होना चाहिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग। आगे देखिए वैश्विक प्रभाव, इससे भारत की ग्लोबल मोबिलिटी और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की क्षमता बढ़ी है। सूचकांक का प्रकाशन देखिए, ये हर साल हेनले और पार्टनर्स द्वारा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आंकड़ों पर आधारित होकर जारी किया जाता है। अगर स्टेटमेंट वाइज आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA, इतना आप ध्यान रखिए, यहाँ से कुछ भी नहीं बचेगा। नेक्स्ट देखिए, और देखिए आपको इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, जा सकता नहीं है, पूछा जाता है कि 84 से सुधार होकर कितने पे आया या कितने स्थानों में सुधार हुआ, यानी कि आपको ये नंबर भी याद रखना है और आपको ये नंबर भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अब 17 सितंबर 2025 को पाकिस्तान ने किस देश के साथ पारस्परिक रक्षा समझौता किया? राइट आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता, क्योंकि ज्ञानवीरों ये समझौता हमें नाटो के देशों की तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि नाटो के मध्य जो समझौता हुआ देशों के मध्य, उसमें यही है कि अगर किसी एक देश पर आक्रमण किया जाता है तो वो सभी देशों पर हमला किया जाएगा, यानी कि पारस्परिक रक्षा समझौता पारस्परिक मजबूती को भी देता है। यहाँ पर देखिए सऊदी अरब ने स्पष्ट रूप से समझौते के तहत ये बात बोली है, अगर अब पाकिस्तान पर हमला किया जाता है तो ये हमला सऊदी अरब पर समझा जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों ये समझौते पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण। अब देखिए भारत का अगला इस पर क्या कदम होता है, ये भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 सितंबर 2025 को IIT कानपुर ने किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ शैक्षणिक और शोध सहयोग के लिए समझौता किया? राइट आंसर है वियतनाम, ठीक है। वियतनाम के द्वारा ये समझौता, मेनली ये जो समझौता ज्ञानवीरों किया गया है वो समझौता है AI और स्मार्ट सिटी तकनीक पर, ठीक है। AI और आजकल हर जगह AI है, ठीक है, और स्मार्ट सिटी तकनीकी पर, स्मार्ट सिटी तकनीकी पर, स्मार्ट सिटी तकनीकी पर। अब मानव भी कितना आर्टिफिशियल होता जा रहा है ये भी हम देख सकते हैं। अब अपनी DP लोग लगा रहे हैं गिबली आर्ट, अपनी इमेज को गिबली आर्ट में चेंज करके, मतलब हमें आर्टिफिशियल बनना कितना अच्छा लग रहा है, ओरिजिनलिटी तो कहीं रह ही नहीं गई है ये तकनीकी के ज़माने में। लेकिन ज्ञानवीरों आप लोग थोड़ा सा इससे बच के रहिए। टेक्नोलॉजी का यूज़ हमेशा हर युग के लिए अच्छी बात है, लेकिन वो आपके फेवर में होनी चाहिए, आपके लॉस के लिए नहीं होनी चाहिए। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। फिलहाल IIT कानपुर का समझौता वियतनाम के साथ। अब इस क्वेश्चन को पलटकर भी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। अगर ये पूछा जाए कि वियतनाम ने किस IIT, भारत के किस IIT संस्थान के द्वारा या किस संस्थान के द्वारा समझौता किया है, तो ये IIT कानपुर है। हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए तो आप स्वयं भी ये चीज़ सोचा करिए तो इसको किस तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है या आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, गौरांग लाल दास किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर है यहाँ पर दक्षिण कोरिया, ठीक है, दक्षिण कोरिया। गौरांग लाल दास आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 16 सितंबर 2025 को अम्बू करंगल योजना किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो राइट आंसर है यहाँ पर तमिलनाडु। देखिए, अम्बू करंगल योजना का अर्थ है प्यार के हाथ योजना। ये उन बच्चों के लिए है जो किसी न वजह से, किसी दुर्घटना की वजह से अनाथ हो चुके हैं, तो ये अनाथ बच्चों के लिए है, या फिर जिसकी माँ जीवित है लेकिन वो पालन करने में असमर्थ है। ठीक है, पालन करने में असमर्थ है, ये उन बच्चों के लिए है। तो पालन करने में असमर्थ, और इसके साथ ही साथ देखिए इस योजना में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहली बात, ये मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा लॉन्च किया गया, उद्घाटन इसका किया गया M.K. स्टालिन। ठीक है, M.K. स्टालिन के द्वारा लॉन्च किया गया इसे। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें 2000 रुपये प्रति माह, ठीक है, प्रति माह दिए जाएंगे, 2000 रुपये प्रति माह। और ये योग्यता क्या है या कब तक ये मिलेगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये है 18 वर्ष की आयु, 18 वर्ष की आयु या फिर स्कूली शिक्षा पूरी होने तक। ठीक है, स्कूली शिक्षा पूरी होने तक ये राशि दी जाती रहेगी राज्य सरकार के द्वारा, स्कूली शिक्षा पूरी होने तक। तो आपको ये योजना का नाम ध्यान रखना है, प्यार के हाथ योजना या अम्बू करंगल योजना। ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने सितंबर 2025 में कौन सा नया डिजिटल फीचर लॉन्च किया है? राइट आंसर है पासबुक लाइट। ठीक है, पासबुक लाइट। इसका उद्देश्य क्या है ज्ञानवीरों, इसका उद्देश्य क्या है? तो EPF खातों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, पारदर्शिता लाना प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने 16 सितंबर 2025 को दीर्घकालिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? राइट आंसर है स्वागत FI सेबी ने लॉन्च किया है। और इसका देखिए जो उद्देश्य है वो है विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना, योग्य, ठीक है, योग्य विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना। और जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कहाँ के लिए? तो देखिए गिफ्ट सिटी। ठीक है, गिफ्ट सिटी IFSC। ठीक है, IFSC यहाँ के लिए आकर्षित करना। और अब इसकी अवधि जो पहले 3 वर्ष थी उसको बढ़ाकर 10 वर्ष की गई है, उसको बढ़ा करके 10 वर्ष यहाँ पर कर दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 सितंबर 2025 को किस 2 देशों ने कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है? राइट आंसर है दक्षिण कोरिया और अमेरिका। ये दोनों देश आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के तहत देख लीजिए। बेहतर निगरानी के लिए कैग की नई पहल 2025। ठीक है, कैग के बारे में है, आपको पता है वर्तमान में हमारे कैग का नाम क्या है? तो वर्तमान में कैग का नाम है संजय मूर्ति। ठीक है, वर्तमान में कैग का नाम है संजय मूर्ति। इसके साथ ही साथ देखिए, अगर हम भारतीय संविधान में कैग के बारे में, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए ये भाग 5 में हैं। भाग 5 में लेकर के अनुच्छेद की बात की जाए तो 148 से लेकर 151 तक, ठीक है, आर्टिकल की बात की जाए तो इतना है। और 148 में कैग की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो ये चीज़ें हो गई, थोड़ा सा आपको जानकारी मिल गई। अब देखिए हमारा करंट अफेयर आज का क्या है। भारत के महालेखा परीक्षक अब AI संचालित ऑडिट प्रणाली शुरू करेंगे। मैंने बोला ना, हर जगह AI है। ठीक है, शुरू करेंगे जिसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM का उपयोग होगा ताकि दक्षता, एकरूपता और त्रुटि पहचान में सुधार हो सके। ठीक है, इस प्रणाली का उद्देश्य सरकारी लेन देन और सार्वजनिक व्यय
की निगरानी को डिजिटल ऑडिट के जरिए और अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अच्छी पहल है, एआई की द्वारा अच्छी पहल है। अगर आपको याद हो, अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही आपको बताया था, अल्बानिया में भ्रष्टाचार रोकने के लिए, ठीक है ना, अल्बानिया में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक मंत्री की नियुक्ति की गई जिसका नाम है दिएला। ठीक है, जिसका नाम है दिएला, और रोबोट आधारित वो दिएला है। और अगर आप उसकी पिक्चर, मैंने पिक्चर भी डाला था, अगर देखेंगे तो बिल्कुल मानवीकृत वो दिखेगी। उसका जो उद्देश्य है वो भ्रष्टाचार को रोकना और पारदर्शिता लाना। एक मंत्री के रूप में अल्बानिया ऐसा पहला देश बना है जिसकी नियुक्ति की गई है। तो ठीक है, तो ज्ञानवीरों, देखिए आज का करंट अफेयर यहीं कंप्लीट होता है। फिर आपके सामने उपस्थित होती हूँ कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और देखिए सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।